नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत भारत की विदेश नीति निर्धारक तत्व पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, निर्माणक तत्व क्या हैं, पढ़ेंगे। किसी भी देश की विदेश नीति वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के ऐतिहासिक अनुभव, वहाँ की परंपराओं, आंतरिक परिस्थितियों, दबावों, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आदि कई तत्वों से निर्धारित होती है, प्रभावित होती है। भारत की विदेश नीति पर भी कई तत्वों का प्रभाव रहा है। भारतीय राष्ट्र सदियों से एक समृद्ध सभ्यता वाला राष्ट्र, एक समृद्ध संस्कृति वाला राष्ट्र रहा है। धर्म और संस्कृति के मामलों में महान राष्ट्र की पहचान इस राष्ट्र को मिली है, इस देश को मिली है। हालांकि लगभग 200 वर्षों तक विदेशी राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने के कारण भारत का जो गौरव था कुछ धूमिल अवश्य हुआ, लेकिन परंपरागत गौरव का सम्मान, भारतीय संस्कृति की जो पहचान है उसका सम्मान आज भी विश्व करता है। और पश्चिम राष्ट्रों के नागरिक भी भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय संस्कृति की ओर बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो आज हम भारतीय विदेश नीति के निर्धारक निर्माण तत्व कर रहे हैं, जिसमें पहला आता है भौगोलिक तत्व। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के 2 प्रमुख देशों पूर्व सोवियत संघ और चीन के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है तो दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय था। तो आज़ादी के पश्चात अगर भारत उत्तर के साम्यवादी राष्ट्रों का जो सैनिक गुट था, या कहें तो साम्यवादी गुट था, उसमें शामिल होता, तो दक्षिण, जहाँ पश्चिमी राष्ट्रों ब्रिटेन, अमेरिका आदि का प्रभाव है, नियंत्रण है समुद्र की सीमा पर ब्रिटेन का और लोकतांत्रिक राष्ट्रों का, तो उनसे दुश्मनी मोल लेता। यदि दक्षिण के राष्ट्रों या कहें तो पश्चिमी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के गुट में शामिल होता, तो उत्तर के साम्यवादी पड़ोसी भारत के कट्टर दुश्मन होते। तो भारत के लिए इस भौगोलिक स्थिति का ही परिणाम है कि हमें गुट निरपेक्ष नीति को अपनाना हमारे लिए एक आवश्यकता भी हो गई। तो दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति जो है भारत ने अपनाई, इसका प्रमुख कारण भौगोलिक स्थिति भी रही है। दूसरा जो निर्णायक या निर्धारक तत्व है, गुटबंदियां। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया था, एक साम्यवादी गुट, दूसरा लोकतांत्रिक या पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था,
पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र कर रहे थे। इन दोनों गुटों के मध्य तनावपूर्ण संबंध थे, निरंतर संघर्ष की अवस्था रहती थी। वैमनस्य का माहौल संपूर्ण विश्व में था। तो शीत युद्ध का माहौल संपूर्ण विश्व में था। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन गुटबंदियों से, इन संगठनों से, और इन दोनों गुटों ने अपने अपने सैनिक संगठन भी बना रखे थे। अमेरिका ने नाटो सीटो सेंटो संगठन बनाया, सोवियत संघ ने वारसा संगठन बनाया। तो इन संगठनों से, इन गुटबंदियों से भारत अलग रहना चाहता था, अपना एक स्वतंत्र विकास का तरीका अपनाना चाहता था। इसलिए भी गुट निरपेक्ष नीति को भारत ने अपनाया और गुटबंदियों का जो माहौल था उससे अपने आप को दूर रखा। तो शीत युद्ध का माहौल भी भारत की विदेश नीति को निर्णायक मोड़ देने में सहयोगी रहा है। तीसरा है विचारधाराओं का प्रभाव। किसी भी राष्ट्र के विचारकों, वहाँ की धार्मिक विचारधाराओं, सांस्कृतिक परंपराओं का असर होता है। तो भारत में भी यहाँ के जो विचारकों, धर्मगुरुओं के विचार और विचारधाराएं इस देश में रही है, उन्होंने भी विदेश नीति को प्रभावित किया है। गांधीवादी विचारधारा संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। यानी हमारे गांधीवादी विचारधारा का हमारे देश में जो है बहुत प्रभाव रहा है। गांधी जी का पदार्पण भारतीय राजनीति में 1920 के आसपास हुआ और कई असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि कई आंदोलनों के माध्यम से जनता को सामूहिक रूप से जो है आंदोलन के लिए प्रेरित किया और देश को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा योगदान हम कह सकते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी निरंतर भारतीय विदेश नीति पर रहा है। इसीलिए आज़ादी के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। यानी विश्व शांति स्थापित करने में भारत योगदान देगा, ऐसा हम निर्देशक तत्वों में भी घोषणा करते हैं। महात्मा बुद्ध और अशोक द्वारा प्रयुक्त अहिंसा की विचारधारा का भी भारतीय राजनीति पर विशेष प्रभाव रहा है। अशोक ने जो अहिंसा परमो धर्म का जो प्रयोग एक तरह से राजनीति में किया, उसका प्रभाव आगे आने वाले सम्राटों पर भी रहा है। अरविंद, टैगोर और एम.एन. रॉय के मानवतावादी विचारों को भी भारतीय विदेश नीति प्रतिबिंबित करती है। यानी अरविंद, टैगोर, एम.एन. रॉय, अंबेडकर आदि विचारकों के प्रभाव, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनका भी प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर देखने को मिलता है। तो विचारधाराएं विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। आगे आता है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व किसी भी राष्ट्र का एक व्यवहारिक तत्व होता है। विदेश नीति के निर्धारण में एक व्यवहारिक भूमिका निर्वाह करने वाला और वास्तविक तत्व कहते हैं। तो आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत जब आज़ाद हुआ, आर्थिक, तकनीकी और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। तो इस वजह से वह किसी भी राष्ट्र के सैनिक गुट या सैनिक गुटबंदियों से अलग रहना ही उसने उचित समझा, ताकि सभी गुटों से, सभी राष्ट्रों से, सभी महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रों से वह आर्थिक और तकनीकी सहायता लेता रहा और ले सके। और यह हुआ भी। भारत ने सोवियत संघ से भी सैनिक और आर्थिक सहायता ली, अमेरिका से भी व्यापारिक समझौते किए, आर्थिक सहायता ली। तो विश्व के सभी महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्रों से आर्थिक सैनिक सहायता लेता रहा और अपना विकास करता रहा। तो आर्थिक मजबूरी हमारी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाती रही है कि हम कमज़ोर थे आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से,
वो आर्थिक विकास करना अपना पहला उद्देश्य था। आगे आता है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व ने भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में योगदान दिया है। सैनिक दृष्टि से न भारत की सेनाएं आधुनिक थी, न वो संख्या की दृष्टि से ज़्यादा थी, और उनके पास हथियारों का भी अभाव था। आधुनिक हथियार भारतीय सेना के पास नहीं थे। तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसकी सामरिक ताकत महत्वपूर्ण होती है। और चीन के युद्ध में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की जो हार हुई थी उसका मुख्य कारण यही था कि हम सैनिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर थे। तो आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों, इंदिरा गांधी हो या अन्य प्रधानमंत्री रहे, सब ने प्रयास यही किया कि भारत को एक सैनिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र, हथियारों की दृष्टि से भी एक मजबूत राष्ट्र साबित करना है। इंदिरा गांधी के समय ही परमाणु विस्फोट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी 1998 में परमाणु विस्फोट करके भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। तो सैनिक तत्व किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के लिए भी रहा है। और सैनिक सहायता जहाँ से भी हो सकती थी भारत ने ली है, स्वयं को समृद्ध बनाया है। आगे आता है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भी भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उनका प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनका योगदान जनता के दिलों में विशेष छाप छोड़ता रहा। और पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनका चरित्र और व्यक्तित्व जनता के लिए आदर्श रहा। उन्होंने जो विदेश नीति अपनाए, चाहे पंचशील का सिद्धांत हो, चाहे गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत हो, संपूर्ण विश्व को दिया उन्होंने। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत ने एक बहुत ही सक्रिय भूमिका प्रारंभिक वर्षों में ही निभाई। यह नेहरू के प्रयासों की वजह से संभव हो सका। हालांकि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री नहीं होता और कोई और होता तो अभी भारत की विदेश नीति यही होती। तो वो बात अलग है, लेकिन पंडित नेहरू का व्यक्तित्व भारत की विदेश नीति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रखता है। और आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों ने भी इसको बदलने का विशेष प्रयास नहीं किया। जो विदेश नीति के फाउंडेशन हैं, विदेश नीति के जो मुख्य लक्षण हैं, मुख्य आधारभूत सिद्धांत हैं, पंडित नेहरू के देन माने जा सकते हैं। आगे आता है राष्ट्रीय हित। किसी भी विदेश नीति के सिद्धांत बहुत ऊंचे हो सकते हैं, आदर्श बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि वह राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करता है तो उस देश को घाटा झेलना पड़ता है। तो राष्ट्रीय हित मुख्य निर्धारक तत्व के रूप में होता है और भारत के लिए ऐसा रहा है। भारत भी उसका अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय हितों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय हित हमारे लिए सिद्धांतों से बढ़कर रहा है। इसका एक दो उदाहरण हम देख सकते हैं। भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र रहा, लेकिन 1971 में सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि की। भारत ने एनपीटी, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप यह उचित नहीं था। यानी भारत गुटबंदियों का विरोध करता रहा, लेकिन जब आवश्यक हुआ तो सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि भी की। भारत संपूर्ण विश्व में हथियारों की कटौती की वकालत करता रहा है, लेकिन जब राष्ट्रीय हित अलाउ नहीं किया तो न तो एनपीटी पर साइन किए, न ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं था। कुछ भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण इन नीतियों के माध्यम से विकासशील राष्ट्रों के प्रति रखे गए थे, इसलिए भारत इनका प्रारंभ से विरोधी रहा है, इनमें सुधार की मांग करता रहा है और हस्ताक्षर नहीं किए और परमाणु क्षमता अर्जित करता रहा। तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है भारत की विदेश नीति के लिए। आगे आता है ऐतिहासिक परंपराएं। इतिहास
विदेश नीति के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की नीति प्राचीन काल से ही शांति प्रिय रही है। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रभाव रहा है। यानी हमारा इतिहास भी जियो और जीने दो, शांति और सहअस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर हम विश्वास करते रहे हैं। हमारा इतिहास और संस्कृति भी इसी का प्रतिबिंब है। तो भारतीय विदेश नीति भी लगभग इसी के आसपास घूमी है। हमने पहले किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं किया है, किसी भी राष्ट्र को दबा करके अपना राष्ट्रीय विस्तार नहीं किया है, अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया है। शांतिपूर्ण विदेश नीति, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में भारत की छवि प्रारंभ से है और यही हमारे गुटनिरपेक्षता की नीति और पंचशील के सिद्धांतों में भी परिलक्षित होती है। अंतिम फैक्टर आता है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश के दबाव समूह, किसी भी देश की परिस्थितियां, किसी भी देश की जो आंतरिक नीति है वह भी विदेश नीति को प्रभावित करते रही है। जब पंडित नेहरू थे, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा। भारत आज़ाद होते ही विश्व राजनीति में भी सक्रिय दिखा। इंदिरा गांधी के समय में भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनाया और बीच बीच में जब कमज़ोर सरकारें हुई, गठबंधन सरकारें हुई, तो कभी कभी जो है हम असंतुलित भी नजर आए। यानी जब मजबूत सरकार इस देश में रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाती रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाने का प्रयास कर रही है। तो आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव विदेश नीति पर रहा है। तो आज हमने भारतीय विदेश नीति के निर्धारक निर्माणक तत्व पढ़े। धन्यवाद।